हेलो दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट का हम लोग क्लास ले रहे थे और 4 क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज क्लास नंबर 5 है बेसिक कंसेप्ट का। और आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ये क्लास चाहे जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और जितने भी कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं या को अगर 11-12 के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए काम का सब्जेक्ट है, टॉपिक है। क्योंकि हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट का अगर लगातार वीडियो आपके पास लाने का प्रयास किया है तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है वो सबको जानने की जरूरत है। चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कॉमर्स है, तो कॉमर्स का बेसिक कंसेप्ट तो सबको पता होना चाहिए। होता क्या है कि 11-12 के समय हम लोग थोड़े से लड़कपन में रहते हैं, बालपन में रहते हैं, और वो जो बचपन होता है ना उसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग मिस कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लगता है कि ज़रूरत नहीं है फ्यूचर में। आज जब एग्जामिनेशन उसके फॉर्म फिलअप करते हैं उस तरह का, और लगता है कि कंपटीशन के एग्जाम में हमको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये वीडियो आपको बहुत काम देने वाला है। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए, और जैसा आपको अच्छा लगता है या कुछ और चीज़ हमसे चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हम इस बेसिक कंसेप्ट का जो सीरीज लेकर आ रहे हैं, इस बेसिक कंसेप्ट का सीरीज में आपको और बेहतर दे पाए जो आपको ज़रूरत है। तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको किस तरह के क्लासेस की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको पढ़ाने की ज़रूरत है बेसिक कंसेप्ट के क्लास में। तो आज जो हम लोग लेकर जा रहे हैं क्लास नंबर 5 है, और हम लोगों ने प्रयास किया कि 10 क्लास के अंदर हम लोग कंप्लीट कर ले। पिछले क्लास की अगर हम बात करें तो पिछले क्लास में सबसे लास्ट में हम आपको बताए थे अकाउंटिंग साइकिल, कि कैसे पूरा अकाउंटिंग साइकिल काम करता है, जर्नल कैसे बनता है, ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल बनता है। कुछ बिजनेसमैन जर्नल नहीं बना के डायरेक्ट आपको सब्सिडी बुक के थ्रू लेजर में चले जाते हैं। दो ना रास्ता है लेजर तक पहुंचने का, ट्रांजैक्शन को लेजर तक पहुंचने के दो रास्ते थे, एक जर्नल का रास्ता था और एक हम लोगों का रास्ता था सब्सिडी बुक का। दो तरीके से हम लोग लेजर तक पहुंचते थे। आज के क्लास में हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बताएंगे कि अकाउंटिंग का जरूरत क्या है, नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे कि आखिर एक बिजनेसमैन अपना हिसाब किताब रखता ही क्यों है, क्या जरूरत है। और आपको ये भी बताए थे कि कितने सिस्टम से अकाउंटिंग के, तो दो सिस्टम हम लोगों को पढ़ना था, सिंगल और डबल। सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा। पहले पीछे के लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप आगे के लेक्चर को देखिएगा तो मजा आएगा। मैं एक और जानकारी आपको दे दूं कि हमारे यहाँ जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का क्लास, ऑनलाइन क्लास जो है वो स्टार्ट हो गया है। आप हमारे यहाँ चाहे तो ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव बैच, ठीक है, लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें आपको क्या मिलेगा, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, पीडीएफ नोट्स रहेगा, एमसीक्यू नोट्स रहेगा, टेस्ट रहेगा, ये सारा चीज़, और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ये सारा चीज़ कंप्लीट आपके एक बैच में रहेगा जो लाइव बैच है, जिसका प्राइस अभी 4,999 रुपया है। लेकिन आप डिस्काउंट कूपन लगा सकते हैं जोहार, JOHAR, जोहार, तो अभी 41 रुपये में पड़ेगा ये बैच, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये बैच बहुत महंगा है, बहुत लोगों का कमेंट आता है बहुत महंगा है, भाई कंटेंट बनाने में हम लोगों को टाइम ज़्यादा लगता है, हमारे ऑफिस के ज़्यादा लोग लगते हैं, तो चार्ज तो लगेगा ही। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पीडीएफ कोड नोट्स भी खरीद सकते हैं। केवल अगर आप पीडीएफ नोट्स खरीदेगा, ध्यान रखिएगा ये पीडीएफ नोट्स नॉन प्रिंटेबल है, आप डाउनलोड करके प्रिंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं, तो 499 में है। अगर आपको प्रिंट करके चाहिए कि सर प्रिंट करके हमारे घर के एड्रेस पर भिजवा दीजिए, तो आपको 1,800 रुपये में सारा का सारा पीडीएफ आपके घर तक प्रिंट करके पहुंच जाएगा, जिसमें कंप्लीट सारे 4 यूनिट है आपके सिलेबस में, चारों यूनिट का कंप्लीट नोट्स और चारों यूनिट का कंप्लीट एमसीक्यू ये आपको मिलने वाला है। और मैं बता दूं कि जो लोग ये 1,800 का नोट्स खरीद रहे हैं उनका डेटा हमारे पास रहता है, हम लोग इनको टेस्ट फ्री में दे देंगे। टेस्ट जो है हम लोग इनको फ्री में दे देंगे। जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज का बैच बनेगा 499 का, वो फ्री रहेगा इनके साथ 1,800 वाले के साथ। और एक टेस्ट को आप 4 बार दे सकते हैं, 5 बार दे सकते हैं, यानी एक टेस्ट में हम 5 अटेम्प्ट लगा देते हैं कि 5 बार आप दीजिए एक ही टेस्ट को। अगर इस तरह से 20 टेस्ट है, इसका मतलब आप 5 बार करके देंगे तो 100 बार 100 टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 100 टेस्ट आपके लिए बहुत होता है अपने आप को टेस्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे, और आगे की तरफ हम लोग मुड़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके पास दो तरीके हैं जर्नल से, सॉरी, ट्रांजैक्शन से लेजर तक पहुंचने के। आज हम आपको बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या है ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का, लेखांकन के क्या उद्देश्य हैं, क्यों एक बिजनेसमैन लिखना चाहता है हिसाब किताब को। सबसे फर्स्ट पहला उद्देश्य क्या होगा लेखांकन का, क्यों लिखना चाहता है, तो याद रखिएगा टू नो
अबाउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस। हिंदी में बोल देते हैं, समझ में आ जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट क्या है और नेट लॉस क्या है, यानी व्यवसाय क्या शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की जानकारी के लिए हम लोग बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं, ताकि हमको पता चल सके कि नेट प्रॉफिट क्या है और नेट लॉस क्या है। दूसरा क्या है, टू नो अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। हम व्यवसाय की वित्तीय क्षमता की जानकारी के लिए, व्यवसाय की वित्तीय क्षमता की जानकारी के लिए, वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, मतलब है कि किसी बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट क्यों हो रहा है या ज़्यादा लॉस क्यों हो रहा है, उसके एग्जैक्ट रीजन को, एक सही कारण को जानने के लिए। और क्यों लिखते हैं, अरे मेरे भाई अच्छा ही लग गया है। चौथा याद रखना है, प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कभी कानून में प्रूफ का जरूरत पड़ेगा तो वो भी काम करेगा, न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में भी मदद करता है। और क्यों, तो याद रखिएगा, किसी बिजनेस के कॉम्परेटिव स्टडी के लिए, कॉम्परेटिव स्टडी फॉर कॉम्परेटिव स्टडी, अगर हम किसी बिजनेस को कंपेयर करना चाहते हैं, कॉम्परेटिव स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अकाउंटिंग का जरूरत है। इतने सारे पैसे तो और भी जो उद्देश्य है, लेकिन इतना सारा उद्देश्य कम से कम एक बिजनेस में अकाउंटिंग का होना चाहिए। तो सबसे पहले तुलनात्मक अध्ययन के लिए, दो बिजनेस की तुलना करने के लिए अगर आपको अकाउंटिंग का जरूरत है। दूसरा, कोर्ट में प्रूफ के तौर पर अकाउंटिंग का जरूरत है। एग्जैक्ट रीजन ढूंढने के लिए कि क्यों बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, क्यों बिजनेस लॉस में जा रहा है, इसके लिए आपको अकाउंटिंग का जरूरत है। आपको फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए अकाउंटिंग का जरूरत है। और प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, नेट प्रॉफिट क्यों और नेट लॉस क्यों हो रहा है, इसके कारण को ढूंढने के लिए भी आपको अकाउंटिंग का जरूरत है। सवाल है कि अकाउंटिंग हम करते क्यों, इतना हिसाब किताब किसके लिए बनाते हैं। अगर जरूरत है वो समझ में आ रहा है कि हम बनाएंगे अपने लिए बनाएंगे, तो अकाउंटिंग हम बनाते किस लिए, क्यों हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बना के दुनिया को दिखाते हैं, किसके लिए बनाते हैं। जब हमारा ही बिजनेस है, सब कुछ हम ही संभालते हैं, तो क्यों बनाएंगे। तो याद रखिएगा, एक बिजनेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाता है दूसरों को बताने के लिए। कौन कौन लोग हैं, उसको बोलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हम जो अपना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तैयार करते हैं वो कुछ लोगों को बताना चाहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता, कौन कौन लोग हैं जो लेखांकन सूचनाओं को उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेखांकन सूचनाओं के दो तरह के यूजर्स होते हैं, दो तरह के लोग हैं जो हमारे बिजनेस के इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। एक होता है इंटरनल यूजर, इंटरनल यूजर्स, इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक उपयोगकर्ता। ये हमारे घर के अंदर वाले हैं, घर के भेदी। ये हमारे घर के, हमारे बिजनेस के अंदर वाले लोग हैं, फिर भी मेरे बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल यूजर। जो मेरे बिजनेस के अंदर के ही पार्ट हैं, ये बाहर वाले नहीं हैं, ये हमारे बिजनेस के अंदर वाले, फिर भी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। जिसमें आता है पहला ओनर, बिजनेस का स्वामी, मालिक। और कौन है, मैनेजमेंट, प्रबंध। और कुछ केसेस में एम्प्लॉय भी आ जाता है, कुछ केसेस में एम्प्लॉय भी बिजनेस के इंटरनल यूजर के अंदर ही आ जाता है, कर्मचारी। ये व्यवसाय के अंदर वाले लोग हैं जो बिजनेस में रहने के बावजूद भी बिजनेस के परफॉर्मेंस को चेक करना चाहता है, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहता है। और कुछ बाकी लोग एक्सटर्नल यूजर कहलाते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स, बाह्य उपयोगकर्ता। एक्सटर्नल यूजर कौन कौन होंगे, तो एक्सटर्नल यूजर के अंदर कौन कौन आते हैं, तो याद रखिएगा, पहला टैक्स अथॉरिटी, जिनको टैक्स लेना है।
दूसरा कौन आता है, गवर्नमेंट। तीसरा कौन आता है, बैंक, क्रेडिटर, ट्रेड यूनियन, स्टॉक एक्सचेंज। ये लोग बाहर वाले लोग हैं, इनका कंपनी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता होता नहीं, फिर भी ये लोग जानना चाहता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, कंपनी कितना प्रॉफिट कमाई, उसको जानना चाहता है। तो जो लोग कंपनी से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं और वो कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, वो सारे कहलाते हैं इंटरनल यूजर। क्या कहलाते हैं, इंटरनल यूजर। और जिनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता है, जिसको हम एक्सटर्नल यूजर बोलते हैं, आउट बाहर वाले लोग, तो आउटसाइडर लोग ये कहलाते हैं एक्सटर्नल यूजर, जिनका कंपनी से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता है, फिर भी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर। ऐसे लोगों को बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर। और ये सारे लोग एक्सटर्नल यूजर है जो कंपनी के इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, कंपनी के बारे में देखना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं। ये हो गए यूजर्स जिनके लिए हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, चाहे वो इंटरनल यूजर हो चाहे वो एक्सटर्नल यूजर हो। अब हम बात करते हैं हम लोग ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कितनी शाखाएं हैं, यानी क्या क्या कर सकते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो देखिए अकाउंटिंग के बहुत सारे ब्रांचेज है, बट हम लोग सारे ब्रांचेज को, जितने ब्रांचेज है उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। लेखांकन की शाखाएं, तो 3 ब्रांच हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग के। कितने ब्रांचेज हैं, 3 ब्रांच। सबसे पहला ब्रांच को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वित्तीय लेखांकन। फर्स्ट ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन। और तीसरा ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर कोई बंदा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक मास्टर बनना चाहता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मास्टर बन जाए, तो उसके लिए उसको सीए करना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब है जो बिजनेस आप अपने आसपास में देख रहे हैं ना, ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख रहे हैं, वो सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही देख रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग वहाँ यूज किया जाता है जहाँ किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना होगा। जैसे ये डिजिटल पैनल है, इसका कॉस्ट निकालना है, पर यूनिट, एक एक यूनिट का कॉस्ट, एक एक चीज़ का कॉस्ट निकालना है, तो वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग यूज किया जाता है। जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न यूज करती है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जो अकाउंटिंग यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। और जैसे ही वो ट्रेडिंग कंसर्न आ जाता है, सामान बेचने के अंदर आ जाता है, तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज होता है। तो एक बिजनेस में तीनों होता है, जहाँ सामान बन रहा है वहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होता है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का एक्सपर्ट बनना है तो सीएमए का डिग्री लेना होगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का डिग्री लेना होगा। और अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक डिग्री है एमबीए। आपको मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा, एमबीए की डिग्री लेनी होगी। ये 3 ब्रांचेज हैं, यानी अकाउंटिंग पढ़ने के बाद ये 3 ब्रांचेज है जहां आप स्पेशलाइजेशन, आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के या कॉस्ट अकाउंटिंग के या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आप मास्टर बन सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ये तीनों में से किसी एक का, तीनों तो बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन तीनों में से किसी एक का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपके पास चॉइस है कि आप या तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ब्रांच पकड़ के जाइए, या कॉस्ट अकाउंटिंग पकड़िए, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग पकड़िए। ये है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग के क्या है, ब्रांचेज हैं। ये अकाउंटिंग के क्या है, ब्रांचेज हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये अकाउंटिंग के ब्रांचेज है। अब हम लोग बेसिक कंसेप्ट में बहुत अच्छा खासा चीज़ हम आपको बता चुके हैं, लगभग ब्रांचेज बता चुके हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, अकाउंटिंग के पूरे अकाउंटिंग साइकिल को बता चुके हैं। तो अकाउंटिंग का बेसिक चीज़ हम आपको बता चुके हैं। बेसिक कंसेप्ट में स्टॉक क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, बता चुके हैं। ये सारा चीज़ आपको हम बता चुके हैं पिछले वीडियोज में भी, तो आप जाके जरूर देखिएगा। आगे 1-2 टॉपिक छोटा छोटा छूटा हुआ है जिसको हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है। जैसे भारत देश में
भारत देश में पूरा अकाउंटिंग सिस्टम को चलाने के लिए बना हुआ ICAI, नाम सुने होंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, कब स्टेब्लिश हुआ था ये? 1914, पूरा लिख दीजिए ना, 1 जुलाई 1949 में। ठीक है, 1 जुलाई 1949 में। इसने एक डिपार्टमेंट बना रखा है जिसका नाम है ASB। ASB एक विभाग है जिसका फुल फॉर्म है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका काम है भारत के अंदर अकाउंटिंग करने के नियम कानून को बनाना। अच्छा, भारत के अंदर पूरे देश में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं सबके लिए अकाउंटिंग का एक ही नियम होना चाहिए। इसको बोलते हैं सिमिलर रूल्स, वन नेशन। आप लोग देखें, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम, उसी तरह से वन नेशन वन अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो अगर वन नेशन वन अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं कि पूरे देश में एक जैसा अकाउंटिंग होगा, तो उसके लिए कोई एक संस्था ऑथराइज होगी जो ये काम करेगी कि पूरे देश के लिए एक नियम बनाएगी, और वो संस्था का नाम है ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या नाम है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसका काम ये है कि भारत के अंदर जो कंपनियां चल रही है उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बनाने का जरूरत है, वो रिकमेंड करता है ICAI को। ICAI इसको परमिशन देता है कि बना दो, तो ये फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी कितने हैं बताइए? टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर हम बात करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने बनाए गए? 32 बनाए गए, जिसमें से अभी अप्लाई कितना है? अप्लाइड है 29। कौन कौन डिलीट हो गया? तो याद रखिएगा, 29 ही अप्लीकेबल है अभी। ठीक है, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लीकेबल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 30 डिलीट हो गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 31 डिलीट हो गया, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 32 डिलीट हो गया। यानी 30, 31, 32 को डिलीट कर दिया गया, और अभी टोटल मिला के 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे देश में चल रहे हैं। होता क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस में हिसाब किताब लिखना। स्टैंडर्ड मतलब मानक, एक तरीका दिया गया है सरकार की तरफ से कि आप ऐसे ही अपने बिजनेस के हिसाब को लिखोगे। तो सरकार की तरफ से एक स्टैंडर्ड डिजाइन किया गया है कि आपका जो लिखने का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए। जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं कि या तो SLM लगाना या तो DBM लगाना। सरकार ने वहाँ कंफर्म कर दिया है कि आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा। गुडविल की में हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एवरेज प्रॉफिट लगाएं, सुपर प्रॉफिट लगाएं या कैपिटलाइजेशन लगाएं। वहाँ पे कंफर्म, तो बहुत जगह पे जहाँ डाउट होता है वहाँ पे गवर्नमेंट स्टैंडर्ड बना के, मानक बना के सब कंपनियों को समझाती है कि तुमको ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाता है, मानक बनाया जाता है। याद रखिएगा, टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए, जिसमें सभी कितने अप्लीकेबल हैं? 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी अप्लीकेबल है। और भारत के अंदर पूरे जितने कॉरपोरेट सेक्टर को देखने का, रूल्स बनाने का जिम्मा जो है वो ICAI के पास है, ICAI के पास है। इसमें एक चीज और है, IFRS सुने होंगे। IFRS समझिए पहले, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये IFRS का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कंपनी केवल भारत के अंदर काम करती है, केवल भारत के अंदर, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करेंगे। अगर आपकी कंपनी केवल भारत के अंदर काम करती है तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी भारत के अंदर भी काम करती है और भारत से बाहर भी काम करती है, यानी मल्टीनेशनल कंपनी अगर आपकी कंपनी बन जाती है, तो आप IFRS लगाएंगे, क्योंकि वन नेशन वन रूल्स, ICAI कहता है कि पूरे देश में एक जैसा सिस्टम होना चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में बोलते हैं वन वर्ल्ड वन अकाउंटिंग सिस्टम, उसको फॉलो करता है IFRS, उसको फॉलो करता है IFRS। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में एक मतलब रूल्स होना चाहिए, पूरी दुनिया में बोला जाता है वन वर्ल्ड वन अकाउंटिंग सिस्टम। पूरी दुनिया में एक अकाउंटिंग सिस्टम होगा जिसको हम लोग IFRS बोलते हैं। तो हर वह कंपनी जो फॉरेन ट्रेड करती है, जो विदेश में अपना सामान बेचती है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उसे IFRS मेंटेन करना ही पड़ेगा, उसे IFRS मेंटेन करना ही पड़ेगा। भारत के अंदर दुनिया के सारी कंपनियां जो भारत में आती थी या भारत की कंपनियां बाहर रहती थी, वो सारे लोग IFRS के अंदर अपना खाता बनाएंगे।
तो दोस्तों यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमने बता दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो आप आराम से देख सकते हैं। अब हम लोगों का चूंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अच्छा खासा कंप्लीट कर चुके हैं, अब जर्नल कैसे बनेगा, लेजर कैसे बनेगा, मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होगा। फिर भी अब हम लोग एक क्लास जर्नल का लेंगे, जर्नल का एक क्लास लेंगे जो अगले क्लास में जाएगा। जर्नल का दो, शायद एक या क्लास में नहीं हो पाएगा तो 2-3 क्लास हम लोग लेंगे। 2 से क्लास के अंदर हम लोग जर्नल को कंप्लीट कर लेंगे। जर्नल हो गया, लेजर बनाने का तरीका हो गया, और उसके बाद अगर जर्नल लेजर के बाद बात करें तो ट्रायल बैलेंसेस हो गए। ये सारा चीज़ आपको मिलने वाला है बेसिक कंसेप्ट के अंदर। ये सारा चीज़ आपको मिलने वाला है बेसिक कंसेप्ट के अंदर। तो फिर से अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, अगले वीडियो में आपको इसके आगे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक, अपना राय, अपना ओपिनियन आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वो अगर अच्छा रहेगा तो हम लोग उस पर अप्लाई करेंगे, उसको अपने ऊपर लागू करेंगे और आपको एक अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।